अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्की मईशत का अगर जायजा लें है और जो है पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरीके से डॉलर रुपये पैरिटी आप देख रहे हैं कि 170, 75 और 80 की रेंज के अंदर इस वक्त डॉलर जो है वो मौजूद है। शरह सूद जो है तकरीबन 10%, पौने 10% के करीब है। फिर फिस्कल साइड के ऑपरेशंस पे अगर आप चले जाएं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए भी स्पेस कम है, उनके पास भी फिस्कल स्पेस नहीं है। ऐसे में उम्मीद करना कि जनाब मुल्की मईशत सही दुरुस्त एक सिमत में है या वो डिलीवर कर पा रही है, किस हद तक ये सही है और किस हद तक नहीं है, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। मोहम्मद यूनुस डागा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक वफाकी सेक्रेटरी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जो हुकूमती कैंप है वो इस वक्त बात कर रहा है कि 5.37% जो है जीडीपी ग्रोथ हम लेकर चल रहे हैं। IMF उसकी नफी कर रहा है, वर्ल्ड बैंक उसकी नफी कर रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज और जो मल्टीनेशनल इदारे हैं, मालियाती इदारे, वो कह रहे हैं कि जनाब ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऑपोजिशन का ये कहना है कि मुल्की मईशत तबाही के दहाने पर है। हम इस वक्त एग्जैक्टली हैं कहां पर? डागा साहब, मईशत कहां पर है अभी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, मईशत जो है ना एक गोइंग कंसर्न होता है किसी भी मुल्क का, और ये कभी बहुत ज्यादा किसी भी वक्त से बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं होती, किसी वक्त बहुत ज्यादा खराब भी नहीं होती, लेकिन इसको मैनेज किया जाता है। और जब मैनेजमेंट के मैटर्स थोड़े से आगे पीछे होते हैं तो लोगों को फिर उससे एक जैसे महंगाई का हमने सामना किया, जैसे हमने देखा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी चैलेंजेस आए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से। तो हमें यही देखना होगा कि क्या हमारी जो आपने बहुत दो चीजों की बात की, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को। फिस्कल आपने ये कहा कि फिस्कल रूम बहुत कम है, तो फिस्कल रूम कम क्यों है और किस वजह से हुआ और ये कब से शुरू हुआ? तो हमें ये देखना होगा कि जब हमने 2019 में अचानक अपनी इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज्यादा हमने बढ़ा लिया, और जब उस वक्त हमारा इन्फ्लेशन भी 8%, 8.5% था, 13% फॉर हॉट मनी, तो हमने बहुत ज्यादा अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा लिया। उससे ये हमें नुकसान हुआ कि एक तो जो महंगाई है, वो जो कॉस्ट पर इन्फ्लेशन आता है वो आया, और डोमेस्टिक इकोनॉमी आपकी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी बैठ गई, और उसके अलावा ये हुआ कि जब हमने डॉलर को बहुत ज्यादा हमने जिसको मार्केट फ्लोटिंग कर दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे यहाँ कोई मार्केट फ्लोटिंग है नहीं, हमारे यहाँ कोई डॉलर की इतनी बड़ी मार्केट है नहीं। तो जो मैकेनिज्म आपने चेंज किया जिसकी बात हमारे यहाँ ये हुआ कि हमारे चंद एक बैंकों के पास ही हमारा इंटर बैंक होता है, और वो इसको करते, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए ओपन ऐसी मार्केट नहीं है कि जो एक जिसको कहना चाहिए इक्विलिब्रियम को कॉम्पिटिटिव मतलब ये कहा गया ना सर कि वो मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करेंगी एक्सचेंज रेट को, और जो है एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ ये सारी चीजें उस वक्त कही गई। और ये उस वक्त भी मुझे याद है कि डॉक्टर हफीज पाशा ने भी इस बात को कहा था कि जनाब आपकी मार्केट का इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। आपकी मार्केट एक अगर एक आध अरब डॉलर की अगर पेमेंट कोई आ जाती है तो मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है पूरी। जी हाँ, एक तो मार्केट बहुत छोटी है और दूसरा इसके अंदर प्लेयर्स इतने सारे नहीं है, तो इट इज वेरी वल्नरेबल टू मैनिपुलेशन। ठीक है, कि जब भी हम ये देखते हैं कि जो इंटर बैंक जो है वो कोई इतना परफेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता मार्केट सेंटिमेंट्स को एट टाइम्स, और न ही तो उस लिहाज से हमने अपने आप को एक सिचुएशन में डाला है। अब जो हमें नजर आ रहा है कि, और ये अच्छी सिचुएशन है कि स्टेट बैंक ने अब इस बात के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से महंगाई को कंट्रोल करने का जो उनका एक पॉलिसी रही है वो इतनी कामयाब नहीं है, और उसकी लिमिटेशन, मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। और इस पे हमने देखा कि इंटर बैंक वगैरह में जो टेबल्स ऑक्शन वगैरह उसमें पार्टिसिपेशन को देख के लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लेकिन वो वहां पे सबसे पहले एक कर्व लगा उनको। बिल्कुल, तो वो ये एक पॉजिटिव चीज है कि स्टेट बैंक ने एक काफी सालों के जिसको कहना चाहिए डिस्कशन के बाद और तनकीद के बाद ये बात अब समझी है, और कि ये इस तरह इंटरेस्ट रेट के जरिए आप इन्फ्लेशन को हैंडल नहीं कर सकते, तो ये एक अच्छी बात है। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखें ना तो इस वक्त अगर जैसे यूएस का इस वक्त जो इन्फ्लेशन है 6% पर है, और इसका इंटरेस्ट रेट से उन्होंने इस तरह कंट्रोल करने की उसको कोशिश नहीं की, क्योंकि ये इस वक्त एक ग्लोबल इन्फ्लेशन है, ग्लोबल एक महंगाई है, और उसको ठीक होते होते वक्त लगेगा, और ये वक्त के साथ ठीक हो ही जाएगी। अच्छा, तो इसको अगर हम इंटरेस्ट रेट के जरिए से करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने, ठीक है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जनाब आपकी जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, और हम सप्लाई साइड के मामलात को हम समझते हैं कि डिमांड पुश है। टमाटर अब देखा 100-150 रुपए किलो हो गए, इससे पहले 300 रुपए किलो हो गए थे, तो क्या पूरे पाकिस्तान ने सुबह दोपहर शाम रात टमाटर खाना शुरू कर देते? आपका तो मसला ये नहीं था ना, डिमांड पुश नहीं था, आपका तो सप्लाई का प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है
کہ آگے آپ کس طریقے سے بڑھیں گے؟ اس وقت آپ کے پاس روم کتنا ہے؟ اگر اسٹیٹ بینک نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے تو آگے، کیونکہ جو آئل پرائسز ہیں دیٹس آر ہوورنگ اراؤنڈ $90 پر بیرل. یقیناً یہ ایک بہت بڑا ہے، لیکن اگین بات وہیں پہ آتی ہے کہ کیا آپ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے آئل کے پرائسز میں کمی آ جائے گی یا آپ اس کا استعمال کم کر دیں گے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ ٹوٹلی جس کو کہنا چاہیے کہ ان الاسٹک ہے ان دیئر ڈیمانڈ. تو اس کی ڈیمانڈ کو آپ پش نہیں کر سکتے کسی انٹرسٹ ریٹ سے. مطلب ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل نہیں کر سکتے. اس طرح سے نہیں ہو سکتی. اس طرح سے نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. اور آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ کاسٹ پش کو ہم کس طرح کے، جیسے میں اس بارے میں بڑا ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو امپورٹس ہیں وہ ان کو ہمیں کرب کرنا ہوگا فزیکلی. کوانٹیٹیو ریسٹرکشن جس کا میں نام لیتا ہوں کہ کوانٹیٹیولی آپ کو ریسٹرکٹ کرنا ہوگا کہ آپ اس طرح نہیں چل سکتے کہ آپ ہر سال جو ہے آپ کا تقریباً 8 سے 10 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہو، پھر 10-12 ارب روپے کا آپ کا جو انٹرسٹ پیمنٹس ہوں، ڈیٹ سروسنگ ہو، تو یہ 20-22 ارب روپے کا جو خسارہ ہر سال آپ فل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن. اور وہ بھی بوروڈ منی سے نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے امپورٹس کو نیشنلائز کرنا ہوگا. ذرا چلتے ہیں ایک عام آدمی، ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل سلوگن ہوتا ہے، پولیٹیکل مختلف جو ہے وہ پولیٹیکل انتخابی منشور بھی ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا. ایک عام آدمی کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ اس میں بہتری کے حوالے سے مجھے یاد ہے اسی پروگرام کی سیریز میں ڈاکٹر عشرت حسین بھی تھے. ان سے جب ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ عام آدمی کے جو معاملات ہیں اس کا جو لائف اسٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہوگا تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ سے. بلدیاتی انتخابات آپ کرائیں، بلدیاتی گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر کرے گی. اور پھر ہمارے یہاں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جناب انتخابات، یہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی انتخابی سلوگن ضرور ہے لیکن پروونشل گورنمنٹس نہیں آگے کرتی. نہ فیڈرل پروونشل کو دیتی ہے اگر وہ الگ الگ پارٹی کی ہوں، اور نہ پروونشل گورنمنٹ جو وہ تھرڈ ٹیئر کو دیتی ہے. عمران دیکھیں، یہ انتخابی سلوگن سے زیادہ یہ آپ کے آئین میں دیا گیا ہے اور آئین کی سرین خلاف ورزی مسلسل ہو رہی ہے. بالکل. اور اس میں جو ہے ہماری تمام ہی جس کو میں کہوں گا کہ نہ صرف یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے اس کو ٹھیک کرنا، بلکہ ہماری عدلیہ نے بھی اتنے سالوں تک بہت سے ایسے کیس چلائے اور اس میں کوئی مناسب فیصلہ ابھی تک نہیں ہے سوائے جو آخری فیصلہ ہے اس کے. دیکھیں الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوتے. الیکشنز کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس طرح ہم وفاقی اور صوبائی جب اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، تو اس کا ایک وقت مقرر ہے، آپ کو 90 دن کے اندر کرنا ہے. اسی طرح 90 دن یہاں تو 5-5 سال ایڈمنسٹریٹر چلا کے شہر حوالے کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ سرین آئین کی خلاف ورزی ہے. اب آئین میں چونکہ اتنا کلیئرلی نہیں لکھا گیا اس کے لیے، اس کی مدت کے لیے، لیکن اگر آئین اس کو ایز اے تھرڈ ٹیئر مانتا ہے تو پھر اس کو عدالتوں کو چاہیے تھا کہ اس کو اس طرح سے کر کے پابند کر دیں. ظاہر ہے کہ یہی جو آپ کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں جا کے اس کے اوپر لیجسلیشن ہو، اس کے اوپر ہے نا لیجسلیشن، اور کراچی کی سیاسی جماعتوں کا یہی اس وقت مطالبہ ہے. اچھا ایک چیز اور جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جناب 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اور اسپیشلی 7th NFC ایوارڈ کے بعد وفاق سے صوبے جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہو گئے، ان کے پاس زیادہ وسائل آ گئے، زیادہ امیر ہو گئے، اور پھر وہ آگے ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، آگے جاتا نہیں ہے. تو پروونشل فائنانس کمیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کیا اس پہ آپ کہیں گے کہ کتنی بڑی ایک چیز ہے، فعال نہیں ہے، دی نہیں جاتی؟ یہ بھی یقیناً کراچی کے کیس کو دیکھ کے یہ دیکھا جائے تو آپ کے جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں بھی یہ دیا گیا ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے اس کو فعال رکھا جائے گا اور اس کو وقتاً فوقتاً چلایا جائے گا، لیکن وہ بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے. اب جو اگر آپ وسائل کی بات کریں تو 2008 سے لے کے اب تک صوبے کے وسائل میں تقریباً 800% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. 800%؟ جی سر، 8 گنا. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو پہلے ان کے پاس تقریباً 170-180 ارب روپے کا ان کا بجٹ ہوتا تھا، وہ اب تقریباً جا کے اس سال جو لاسٹ بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا وہ 1450 ارب کا ہے. یہ اچھی بات ہے، یہ بہت خوشائند ہے. اب یہ چیز لیکن اگر آپ نیشنل اس کو پروونشل فائنانس کمیشن اور اس کے ذریعے ہونے والے ٹرانسفرز کو دیکھیں تو ٹرانسفر جہاں پہ صوبائی وسائل کے تقریباً 45.5% کے قریب 2008 میں جو ٹرانسفرز ہوئے تھے، وہ اب لاسٹ ایئر جو میں بلدیاتی اداروں کو ٹرانسفرز کی بات کر رہا ہوں تو وہ ٹرانسفر تقریباً جا کے 7.9% پہ آ گئے ہیں. 45% سے تقریباً 7.9% پہ. اچھا. تو یہ اور وہ اگر اس کو اسی طرح سے رکھا جاتا تو یہ آپ سمجھیں کہ تقریباً اس وقت جو بلدیاتی اداروں کو کم سے کم اس سال ان کو 700 ارب کا
ट्रांसफर होना चाहिए था, लेकिन उसके नजदीक अब कुछ उम्मीद हुई है ये सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद? अब कुछ उम्मीद हुई है? लेकिन उसके लिए देखें, उसकी फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी कुछ मैं समझता हूँ कमी बेशी है, जिसको मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ी सी बेहतर होने की, इसको इसमें मजीद क्लैरिटी की जरूरत है। खास तौर पे 2-3 चीजें हैं। एक चीज है ऑटोनॉमी की, कि ऑटोनॉमी की उन्होंने बात की कि तहत 74 और 75 जो सेक्शन है, जिसके तहत कोई भी जो किसी भी लोकल गवर्नमेंट इदारे को सूबाई हुकूमत मुअत्तल करके उसके इख्तियारात किसी को दे सकती है, तो वो उन्होंने खत्म किया। लेकिन 91, 92 और 93 ये भी सेक्शन जिसमें एक इंक्वायरी करके भी वो उनके इख्तियारात दे सकते हैं या उनको मुअत्तल कर सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं, एक तो ये ऑटोनॉमी के लिहाज से क्लैरिटी नहीं है। फिर उन्होंने इसमें कहा है कि उन्होंने कहा है KDA, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनको आप कर दें 140A के मुताबिक। तो ये क्या कहता है? 140A ये कहता है कि तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इस बात की पाबंद होंगी कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाएं और इदारे बनाएं जिनको वो डिवॉल्व करें एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स और अथॉरिटी उनके इलेक्टेड नुमाइंदों को। तो नहीं, उसमें यह है कि आपने इंटरप्रिटेशन कोर्ट का काम था कि कोर्ट बताए कि कौन से सेक्शन उन डेवलपमेंट एजेंसीज के, डेवलपमेंट अथॉरिटीज के, KDA के या 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के कौन से ऐसे सेक्शन उसके मुताबिकत नहीं रखते और उसको चेंज किया जाए। तो ये एक ओपन टू इंटरप्रिटेशन छोड़ दिया गया सूबाई हुकूमत के लिए कि वो जिस तरह चाहे उसको इंटरप्रेट करके उसके मुताबिक। अभी तक यही चीज जो है सबसे ज्यादा डैमेजिंग है, यही प्रॉब्लम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो पूरे इख्तियारात है वही सबसे बड़ी डैमेजिंग है। जी हाँ, तो उसमें अगर ये अदालतें थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देती इन चीजों को, ये जो कुछ जो NFC प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उसका कोई टाइम लाइन फिक्स कर देती कि इतने दिनों में आपने करना है, इंतखाबात के कोई टाइम लाइन फिक्स कर देती, 2-4 चीजें अगर इस फैसले में आ जाती तो ये एक लॉन्ग टर्म अच्छा हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत खुशाइंद है। जिस कंसेंसस के साथ चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कुछ धरने पे भी हैं और वो एक अंडरटेकिंग लेकर उठी है, फिर आपके सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, तो अब चीजें वैसे रहेंगी नहीं, कुछ ना कुछ तो चीजें बेहतरी की तरफ नहीं, बिल्कुल ये खुशाइंद है कि अब सियासी पार्टियां साथ बैठ रही हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। हमारी ख्वाहिश ये है कि सारी सियासी पार्टियां जो कराची से ताल्लुक रखती हैं, सिंध से ताल्लुक रखती हैं, वो उस पर बैठें। और एक बात मैं मजीद ये कहूँ कि कराची की हम बात जब करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मकामी हुकूमतें देही इलाकों के लिए भी इतनी अहमियत रखती हैं, और जो पिछले आप क्योंकि वो वहाँ उनकी मुकामी हुकूमतें हैं ना, तो जो मकामी हुकूमतें हैं जो आप देख ले 2008 से पहले उन्होंने बड़े काम किए उन्होंने देही इलाकों के अंदर। एक मैं आपको मिसाल दूं कि अगर एक जो बहुत ही जिसको कहना चाहिए, जब एजुकेशन उनके पास था लोकल गवर्नमेंट्स के पास, तो उस वक्त जो एनरोलमेंट आज के मुकाबले में बेहतर थी, तो इतने पिछले 10-12 सालों में एनरोलमेंट बेहतर होने के बजाय खराब हुई है। और कहाँ चले थे रोल बैक करके आप जनाब, इसको जो बल्दियाती इदारों के पास स्कूल वगैरह थे वो एक मरतबा फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो जो है मेरे ख्याल है कि इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो दोही इलाकों के लिए अहमियत रखती हैं, और जैसे वहाँ पे जो सेहत का शोबा है, वहाँ पे साफ पानी का मामला है, इन तमाम मामलात के अंदर हमें ये देखना होगा कि लोकल गवर्नमेंट की जो डिवोल्यूशन है वो देही इलाकों के लिए भी इतनी अहमियत रखती है जितनी शहरी इलाकों। अनफॉर्चुनेटली कराची के साथ तो रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग। आप मर्दमशुमारी ही कहाँ 2.25 से 3 करोड़ के शहर की बात करते हैं, आप भी इससे शायद इत्तेफाक करेंगे, यकीनन इत्तेफाक करेंगे, लेकिन गिन रहे हैं आप इसको 1 करोड़ 60 लाख। क्या आप इसके ऊपर फिर मास्टर प्लान बनाएंगे, क्या प्लानिंग करेंगे शहर के ऊपर? एक तो उन्होंने जो पिछली दफा उन्होंने डी जोरो और डी फैक्टो काउंटिंग का जो एक इशू क्रिएट किया सेंसस में, वो एक उन्होंने बड़ी ज्यादती की, जिसकी वजह से बाद वार्ड्स के अंदर तो पिछले जो 98 के सेंसस के मुकाबले में कम हो गई बिल्कुल आपकी काउंटिंग। जी, एक बड़ी मतलब एक तरफ तो इन्फ्लक्स आ रहा है, एक तरफ माइग्रेशन हो रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ काउंटिंग जो है वो कम होती जा रही है। तो ये हमें अब फिर एक यकीनन जिस तरह हमें 1100 अरब के वादे की तकमील का हम इंतजार कर रहे हैं, तो हम अब इसको भी इंतजार करेंगे कि जब नया सेंसस हो जाए। हाँ, अब नई सेंसस जो है क्या उसमें मुस्तकिल पते जो है वो काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? इसी के अगर इसी के ऊपर होती है, क्योंकि ये भी उस दिन MKM के कुछ दोस्त आए हुए थे, उनसे बात हुई थी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जिन्हें यकीन दहानी कराई है, खुद हलीम आदिल शेख साहब जो है वो कह रहे थे कि नहीं अब कराची की आबादी को पूरा गिना जाएगा। अब डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी पूरे सर शहर की। अगर अब कराची की आबादी को 3 करोड़ गिरने बैठ गए तो फिर सिंध असेंबली में अकलियत में कोई और चला जाएगा, अक्सरियत में कोई और चला आएगा, गवर्नर किसका रहेगा, वजीर आला कहां से आ जाएगा, ये तो पूरा चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा चेंज हजम हो पाएगा? अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान का और सिंध का पॉलिटिकल सिस्टम? मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें सिंध को एक इकाई के तौर पर हमेशा देखना होगा।
اس طرح ہم تقسیم کر کے سندھ کو جس طرح دیکھتے رہے اور جس طرح اس کو چلاتے رہے، اس میں سندھ پورے کا ایک نقصان ہے. کراچی کا تو ہو ہی رہا ہے. سر اہمیت اس وقت بڑی نا جب وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ آپ اقلیت میں فیصلے اکثریت والے کریں گے. میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس طرح بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سندھ کے اوپر بھی اتنا ہی حق ہے اور اتنا ہی فرض ہے ہمیں سندھ کی خدمت کا، کہ جتنا کہ سندھ کے لوگوں کو یہاں پہ حق ہے اور فرض ہے، تو ہمیں مل کے ہی انشاءاللہ کام کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. محمد یونس ڈھاگا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بات کہ بالکل ہمیں چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہے، اپنے قبلے کو درست کرنا ہے، مردم شماری کے حوالے سے، کوٹا سسٹم کے حوالے سے، بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، اور معیشت کے بھی کافی چیزیں جو ہے اس وقت ڈسکشن میں آئی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.